वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम डेडिकेशन टू एजुकेशन। सो दोस्तों, कल मैंने आप लोगों को यूपीजी के यानी उत्तर स्पेशल जो क्वेश्चन कुछ थे तो मैंने आप लोगों को करवाए थे। आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट करेंगे इंडियन पॉलिटी के यानी इंडियन पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं PYQ। तो आज हम लोग उनको कंप्लीट करेंगे। तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और आपका जो यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम है वो 12 जून को है, यानी कि अब काफ़ी कम समय बचा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे जो हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने भी हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, चाहे राज्य आधारित हों और चाहे इंडियन पॉलिटी या इकोनॉमी, तो मैं सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे आप लोगों को करवाऊंगा। तो आज मैं इंडियन पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन लेके आए हैं। तो चलिए इस समय को ध्यान में रखते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आप सभी लोग से एक रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कीजिएगा, जिससे जिस समय वीडियो अपलोड हो तो आप सभी लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए जिससे सभी लोग ज़रूरतमंद लोगों को इस वीडियो को पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबिंबित होता है। यानी कि जो भारत के संविधान के जो निर्माता थे उनका जो मत था वो किस में प्रतिबिंबित होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उद्देशिका, यानी कि जो भारत के संविधान के निर्माता थे उनका जो मत था वो उद्देशिका में प्रतिबिंबित होता है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। ये आपका जो क्वेश्चन आया था वो 2017 यूपीएससी में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था। यानी कि भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है उसमें जो समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था वो किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। शायद सभी को लोग पता होगा। ये जो आपका जोड़ा गया था ये 42वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था? वो ये 1976 में हुआ था। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो यहाँ पे रहेंगे तो आप सभी लोग कॉपी पेन जरूर आप अपने साथ रखिएगा, जिससे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको यहाँ बताऊँगा तो आप लोग उसको राइट डाउन करते रहिएगा। तो चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 42वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था? 1976 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। यानी कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की जो प्रस्तावना है वो होती है। जो किससे स्टार्ट होती है? हम भारत के लोग शब्दों से स्टार्ट होती है। यानी कि भारत की जो प्रस्तावना है उसमें स्टार्ट होती है कि हम भारत के लोग, भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी गणराज्य बनाने के लिए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लौकिक सार्वभौमिकता का अर्थ होता है, यानी इसका मतलब होता है कि जनता सर्वशक्तिमान है। क्या है कि जनता जो है वो सर्वशक्तिमान है और वह किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं है। इसका मतलब होता है लौकिक सार्वभौमिकता का जो मतलब होता है वो होता है कि जनता सर्वशक्तिमान है और वो किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं है। तो इसलिए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है। तो संविधान को पवित्र जो दस्तावेज है वो B.R. अम्बेडकर ने कहा है। किसने? B.R. अम्बेडकर ने कहा है कि जो संविधान है एक पवित्र दस्तावेज है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की बात कही गई है। यानी कि भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार की न्याय की जो व्यवस्था है वो की गई। तो सभी को जैसा पता होगा 3 प्रकार की न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक न्याय से मतलब क्या है कि प्रत्येक नागरिक के साथ जात, रंग, धर्म और लिंग के आधार पर कोई मतलब भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कि समान व्यवहार किया जाएगा। मतलब इन आधारों पर किसी भी व्यक्ति के साथ जो है भेदभाव नहीं किया जाता। उसके बाद में आर्थिक न्याय का मतलब है कि आर्थिक स्थिति पे कोई मतलब भेदभाव नहीं किया जा सकता है। और राजनीतिक जो न्याय है, राजनीतिक न्याय के अंतर्गत क्या है कि प्रत्येक नागरिक को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे। यानी कि प्रत्येक नागरिक को
समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, यानी कि 3 प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई, एक राजनीतिक, एक आर्थिक और एक सामाजिक। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सही है। यहाँ आपको बताना है कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें कौन सही है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है। उसके बाद में बी कह रहा है कि देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी। और सी ऑप्शन कह रहा है कि सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। और ऑप्शन नंबर डी है कि उपरोक्त से कोई नहीं। तो यहाँ का राइट आंसर हो जाएगा कि जो सामाजिक समानता है वो संविधान में प्रत्याभूत है। यानी कि सामाजिक समानता, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सामाजिक समानता जो है वो संविधान में प्रत्याभूत है। वो किस आर्टिकल में है, तो आपका जो अनुच्छेद आर्टिकल जो आपका है 14 से 18, यानी कि समता के अधिकार, जिसके तहत विभिन्न प्रावधानों के सामाजिक समानता को प्रत्याभूत किया गया है। तो आर्टिकल 14 से 18 समानता का अधिकार दिया गया है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषताएं नहीं है। यानी कि इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन जो है, 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें भारतीय संविधान की कौन सी एक विशेषता नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारतीय संविधान अध्यात्मक सरकार की विशेषता नहीं है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो हमारा संविधान है वो संसदात्मक सरकार, संघात्मक सरकार तथा स्वतंत्र न्यायपालिका भारतीय संविधान की जो विशेषताएं हैं क्या हैं कि संसाधन लिखते हैं यहाँ पे, हाँ ऑप्शन नंबर ये दिए देखो, संसाधन सरकार है, उसके बाद में स्वतंत्र न्यायपालिका है, उसके बाद में ऑप्शन नंबर डी दिया गया संघात्मक सरकार। ये तीनों विशेषताएं हैं भारतीय संविधान की। लेकिन यहाँ पे जो अध्यात्मक सरकार की जो विशेषता दी है ये नहीं है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है। यानी कि भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है आपको बताना है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत में जो राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत है वो कौन है, जनता है भारत की। जैसे संविधान की जो प्रस्तावना उसमें दिया गया है कि क्योंकि भारत का संविधान जो आरंभ होता है वो किससे आरंभ होता है, हम भारत के लोग एक भारत को प्रभुत्व संपन्न गणराज्य बनाने के लिए। तो यहाँ पे जो भारत में राजनीतिक सत्ता का जो प्रमुख होगा वो कौन होगा, जनता ही प्रमुख स्रोत होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है, मतलब भारत एक गणतंत्र है, इसका मतलब क्या आपको बताना है। तो यहाँ पे क्या है कि ऑप्शन नंबर ए दिया गया सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। ऑप्शन नंबर बी दिया गया भारत में संसदीय शासन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी दिया गया भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी दिया गया भारत राज्यों का संघ है। यानी कि भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं, यानी कि वंशानुगत का मतलब होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो शासन चलता रहता है। तो भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, क्योंकि भारत में का जो प्रधानमंत्री वो जनता द्वारा चुना जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि जो भारत का जो प्रधान होता है वो मतलब चाहे प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष वो निर्वाचित होता है, यानी कि वंशगत नहीं होता है, उसका निर्वाचन होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान कैसा है। भारतीय संविधान कैसा है, कठोर है, लचीला या ना ही कठोर ना ही लचीला, या अंशतः कठोर या अंशतः लचीला। तो आपको बताना है यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि जो भारत का संविधान है वो अंशतः कठोर और अंशतः लचीला में दोनों प्रकार की विशेषताएं भारतीय संविधान में पाई जाती हैं, यानी कि कठोर भी है और लचीला भी है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसने कहा था कि भारत अर्ध संघात्मक राज्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केसी ओवियर जो थे, उन्होंने कहा था कि जो भारत है वो अर्ध संघात्मक राज्य है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष में जनगण मन भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? तो जनगण मन जो था वो 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। और इसके जो गाने का समय है वो लगभग कितना है, 52 सेकंड का है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, लगभग 52 सेकंड का है। तो अपनाया कब गया था? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। इसके गाने का समय कितना है? 52 सेकंड है लगभग। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र जो है किसका प्रतीक है? यानी कि जो भारतीय राष्ट्रीय चक्र है में जो चक्र किसका प्रतीक है आपको बताना है। स्वतंत्रता का प्रतीक है कि समानता का, कि न्याय का, कि भाईचारे का? तो जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है उसमें जो चक्र है वो न्याय का प्रतीक है। किसका? न्याय का प्रतीक है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी जो है करेक्ट है, क्योंकि इसका जो प्रारूप है वो अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। और इस चक्र में 24 तीलियाँ हैं। कितनी? 24 तीलियाँ हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है। तो जो यानी कि नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित है आपको बताना है। अगर नया राज्य बना है तो उसकी जो शक्ति है वो संसद में निहित है। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 2 के तहत भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की शक्ति जो है वो संसद में निहित है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 2 के तहत भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की शक्ति, यानी या तो प्रवेश या स्थापना से दोनों की शक्ति जो है वो संसद को प्रदान की गई। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? यानी कि भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का जो अधिकार है वो किसे है? तो जैसे पहले था वो अधिकार किसको है? संसद को है। यानी कि अनुच्छेद 3 के तहत, किसके तहत? अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों के निर्माण, उनके क्षेत्रों या सीमाओं तथा नाम में परिवर्तन का अधिकार जो है वो भारतीय संसद में निहित है। किस आर्टिकल के तहत? अनुच्छेद 3 के तहत। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसद को। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 69 में जो संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था? ये हुआ था 1991 में। तो उस समय जब ये संविधान संशोधन हुआ था उस समय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को दर्जा दिया गया था दिल्ली को। और किस आर्टिकल के तहत? अनुच्छेद आर्टिकल जो था आपका 239 का, 239 का। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? यानी कि दोहरी नागरिकता प्रदान करता है, कि एकल नागरिकता प्रदान करता है, कि उपरोक्त में से दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि भारत में जो नागरिकता का प्रावधान किया गया है वो एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। कि जैसा कि यहाँ पे क्या है, राज्य और केंद्र की कोई अलग अलग नागरिकता नहीं, यानी कि आप भारत के एक नागरिक हो, ना कि राज्य। जैसे कि कोई भी व्यक्ति अगर उत्तर प्रदेश में रहता है या एमपी में रहता है तो वो भारत का नागरिक होगा। ऐसा नहीं होगा कि वो राज्य सरकार का मतलब अलग नागरिक हो रहेगा और केंद्र सरकार का अलग नागरिक है। ऐसा यहाँ पे कोई प्रावधान नहीं है।
लेकिन अगर यही बात करेंगे अमेरिका की, तो अमेरिका में क्या है कि अमेरिका में राज्य की नागरिकता अलग दी जाती है, उसके बाद में केंद्र की अलग, यानी कि वहाँ पे दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया। लेकिन भारत में क्या है कि भारत में केवल एकल ही नागरिकता का प्रावधान है। आप राज्य के निवासी हो चाहे किसी भी राज्य के, आप केवल भारत के निवासी, यानी कि भारत की नागरिकता आपके पास है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एकल नागरिकता का प्रावधान भारत में की संविधान में किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। सभी को पता होगा 5 से 11 जो आपका आर्टिकल है वो किससे संबंधित है, वो भारतीय संविधान की नागरिकता से संबंधित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का जो उन्मूलन किया गया है, तो किस आर्टिकल के द्वारा किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 17 के द्वारा जो है वो भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपका है। भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। तो आपका जो आर्टिकल 24 है, क्या है आर्टिकल 24 यहाँ पे जो दिया गया है, क्या है आर्टिकल 24 जो दिया गया है वो 14 वर्ष से कम आयु के जितने भी बच्चे हैं, यानी कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को किसी भी कारखाने या खान में काम करने के लिए आप नियोजित नहीं किया जाएगा, यानी कि ये प्रतिबंधित है। तो प्रतिषेध है किस 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे, और किस आर्टिकल में मतलब उल्लेख किया गया है, तो आर्टिकल 24 में उल्लेख किया गया है। तो आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन थे। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग आप जैसा कमेंट कीजिएगा। आज का तो सेशन जो था उसमें हम लोग क्वालिटी के क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे साइंस के या अदर किसी सब्जेक्ट के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगी, या ऐसा करेंगे कि आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि इन्वायरमेंट के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं मैं उनको डिस्कस करूँ, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, जो लेटेस्ट में इंडेक्स आपका हो गया, ये सारी चीज़ें तो डिस्कस करूँगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।